वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। सियासत में इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होते हैं, मगर पाकिस्तान में इस्तीफ़े मेरे ख्याल में फ़ैसला कुन लड़ाई का पहला ऑप्शन होते हैं। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने ऐलान किया है कि जितने अपोजिशन मेंबरान हैं पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में बशमूल सिंध, वो अपने इस्तीफ़े 31 दिसंबर तक पार्टी सरबराहों के पास जमा करा देंगे। यानी स्पीकर्स को नहीं देंगे, क्योंकि उसमें मतलब जैसे फैसला महफूज करते हैं वैसा इस्तीफा महफूज नहीं। एक बड़ा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं भी बड़ा सड़ता हूँ वैसे कि इन प्रिंसिपल असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है। अब असूली तौर से लेके वसूली तौर तक जाने के दरमियान जो है 22 दिन है, और यही वो दिन है जब ये डिसाइड होगा कि अपोजिशन किस हद तक प्रेशर कर पाती है इमरान खान गवर्नमेंट को। क्योंकि आप नहीं बोले क्योंकि अभी जो कुछ अपोजिशन ने किया है उसके बाद जाहिर है जो इनविजिबल फोर्सेस हैं वो भी इसमें मुतहर्रिक होंगी और बातचीत का एक सिलसिला शुरू होगा कि हाँ जनाब क्या प्लान है और क्या होना है, ना करें ये करें वो करें, जो भी है। अच्छा करेंगे भी सही तो क्या होगा, अभी इस पर अब थोड़ी सी बात करते हैं ना। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि यार मैंने मतलब कत्ल करने का मूड हो रहा है या कहीं डाके वाके डालने का मूड हो रहा है, ये आइडियल टाइम है आपके लिए, क्योंकि आज से लेके 31 दिसंबर तक एक जो होना है, हर टॉक शो पर 50 बंदे मर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही मौजू होगा, वो मौजू होगा क्या वाकई पीडीएम वाले इस्तीफा देंगे, और अगर देंगे तो क्या होगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, और फिर वगैरह वगैरह बयानिया नैरेटिव वगैरह। 22 दिन अभी बाकी हैं, और सियासत में हमेशा कहा जाता है कि अ वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स, तो ये तो मेरा ख्याल है कि 3 लाइफ टाइम्स हैं होने के लिए, अगेन कुछ भी हो सकता है। अच्छा पीडीएम का ऑब्वियसली अगर हम गेम प्लान समझने की कोशिश करें तो क्या है, पीडीएम का गेम प्लान ये है कि यार एक पॉलिटिकल क्राइसिस, प्रेशर तो बनाना ही है ऑब्वियसली, एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो, और मैक्सिमम गोल जो है वो है जाहिर है कि वजीर आजम इस्तीफा दें और नए इलेक्शंस हों। देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग बात है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि फर्ज करें, और मुझे इसका बहुत कम चांस नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, फर्ज करें कि ऐसा हो जाता है, फर्ज करें कि इस्तीफा मिल जाता है, फर्ज करें कि नए इंतखाबात हो जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का एक टाइम लिमिट है, और टाइम लिमिट है मार्च, जिसमें एक टाइम बॉम्ब जिसका नाम है सेनेट इलेक्शंस वो फटेगा, और उसके बाद इनकी जो पोजीशन है कदरन कमजोर हो जाएगी। अच्छा इस्तीफा दे दिया, इलेक्शन भी हो गए, अब ये तो बार बार कहते हैं ना कि यार ये तो सिलेक्टेड है, इनको तो किसको तो किसी ने बिठा के ला के बिठाए हैं, तो दोबारा ला के नहीं बिठा सकते क्या फिर? देखिए मैंने आपको यही कहा कि आज के डिसीजन से लेके 31 दिसंबर तक वही लोग जो उनके बारे में कहा जाता है कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स हैं, वही इस बात को, सारी जो टेम्परेचर इतना बड़ा है वो ट्राई करेंगे। आई एम नॉट सेइंग डिक्टेट करेंगे, काम डाउन करेंगे कि मिल करके बैठे, और ऐसे कुछ इशारे आए हैं। कौन मिल करके बैठे? ये इमरान खान और अपोजिशन, जो कि 2.5 साल से नहीं हुआ। ये तो यार सऊदी अरब और ईरान मिलकर बैठ सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये तो कभी नहीं आके बैठ, ये कभी नहीं आके बैठ सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़, इसका मतलब है कि जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। पहले जिस तरह से वो पूरी तरह आ रहे थे कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट इमरान खान गवर्नमेंट और हम उनके हर चीज़ के पीछे हैं, तो अब जो हाइटेंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी या जो पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, उन्हें भी जाना पड़ेगा अपोजिशन की तरफ थोड़ा सा। देखें अगर वो सिर्फ अगर वो अपोजिशन के पास गए, ठीक है, अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अपोजिशन का जो विजिबल नैरेटिव है और विजिबल बयानियां हैं, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या सोच रहे हैं, अंदर खानी उनकी क्या गेम प्लान है, ठीक है। उन्होंने तो डायरेक्ट अटैक मारा है अगेन एस्टैब्लिशमेंट और सिलेक्टर्स जिनको आप कह रहे हैं उन पर, ठीक है, आज भी मैसेज उन्होंने यही बिल्कुल दिया। अच्छा बिल्कुल, और फिर 2-3 यहाँ से बीच में ये भी आए, ये मुलाकात वो मुलाकात, और इन चीजों पे भी क्लैंप डाउन हुआ। अच्छा बिल फर्ज समझ लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जाके मिल भी लेती है, ऑपोजिशन से ही मिलेंगे ना, जब वो इमरान खान के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर बैठ के बात कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान मानेंगे। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ। पिछले रोज मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे टॉक शो पर, वसीम बदामी, और फिर जाहिर है एक मासूमाना सवाल पूछ लिया वसीम भाई ने, जो उनकी आदत है यार,
और वहाँ पर नैब की बात हो रही थी, तो मिफ्ता साहब ने कहा कि जी सारी बात हुई थी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात हुई थी कि नैब को यार कुछ रिफॉर्म करना है। इमरान खान ने कहा नहीं, मतलब वहां तो आपने ना कह दी ना इस्टेब्लिशमेंट को। ये तो आपका अभी नंबर 1 प्लैंक है, मैं इनको रुलाऊंगा, एहतिसाब एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अच्छा, ये आपका नंबर 1 प्लैंक क्यों है? क्योंकि एक तो दिल से वो यही चाहते हैं, दूसरी बात है कि और कोई प्लैंक बचा नहीं, ठीक है। जो आप करना चाह रहे थे उसमें से 90% चीजें नहीं हुई, ठीक है। कुछ आपकी अपनी कोताहियां हैं, कुछ आपकी कैबिनेट की नाअहली थी, और कुछ ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस भी थे, कोरोना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचा ये, ठीक है। अब इमरान खान ने अपने जो सपोर्टर्स के सामने डायलॉग और एनआरओ को एक ही लेवल पर रखा है कि बात करने का मतलब है एनआरओ देना। एनआरओ तो वो दे ही नहीं सकते। आज मुलाकात हुई कुछ सहाफ़ियों के साथ, राइट, जिसमें हसन खाबर साहब भी थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, तो उन्होंने एक थ्रेड किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोगों ने ज़ाहिर है कि सजेस्ट किया कि सर कुछ तो एंगेज करें ना ऑपोजिशन के साथ, और इस पर कहा कि मैं हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। माना आप कहेंगे कि यार इतनी चीज़ों पर यू टर्न लिया, इस पर भी यू टर्न लिया, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज ये इनका आखिरी सेलिंग पॉइंट बच गया है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि देखिए सेलिंग पॉइंट तो तब होता है जब आपने अकाउंटेबिलिटी पे डिलीवर किया होता है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब को लंदन किसने भिजवाया, सवाल ये। और उस वक्त तो वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, और नवाज शरीफ साहब सबके सामने उठ करके लंदन चले गए, ठीक है। बाकी केसेस हैं, केसेस आपको पता है, जो अंदर नहीं होना चाहता वो अंदर नहीं होता, और जिसको अंदर करना होता है वो कर लेते हैं। तो इसमें अब जरदारी साहब की आपसे एक मिसाल मैं शेयर करूं कि जरदारी साहब का वारंट निकाला हुआ था, लेकिन इवेंचुअली वो हॉस्पिटल चले गए। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से जब होती हैं तो हाँ, तो उसके अलावा नून का भी यही हिसाब है कि इनके जो राब्ते हैं वो राब्ते ज़ाहिर हैं, और वक्त के साथ साथ शायद कुछ इम्प्रूव भी हुए हैं। इतने मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो थॉ हो गया है, ऐसा नहीं है। मगर जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, इस्टेब्लिशमेंट की मेरे ख्याल में मजबूरी बनेगी कि ये जो हाइटन्ड पॉलिटिकल प्रेशर है इसको कम करने के लिए वो जाएं, दोनों की तरफ जाएं। और अब अभी तक तो इमरान खान साहब को उन्होंने प्रेशर उतना नहीं डाला कि आप बैठें, ठीक है। इवेंचुअली आपको याद है गिलगित बल्तिस्तान पे जो इजलास हुआ था पिंडी में, जब सारी अपोजिशन गई थी, वो कहानी निकल के ही आई कि इमरान खान साहब उस कमरे में भी नहीं आए थे, और वैसे बात हुई थी फ़ौजी क़यादत के साथ, इमरान खान साहब दूसरे कमरे में बैठे रहे थे। मगर अब देखिए प्रेशर सिर्फ ये तो नहीं है कि अपोजिशन का प्रेशर है, प्रेशर आपके ऊपर इकॉनमी का भी प्रेशर है, आपके ऊपर ज़ाहिर कोरोना का तो एक प्रेशर है ही है, प्लस उसके अलावा जो प्रेशर्स हैं कि कोई भी चीज़ सही नहीं उस तरीके से। देखो ठीक है, अब देखो, अब फिर ना हमें थोड़ा सा स्केल भी अब देखनी होगी ना यार। देखें, एक्सट्रीम है कि बैठकर एक कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, मेरा नहीं ख्याल कि वहां जा सकते हैं। बीच में कोई थोड़ी सी फेस सेविंग, प्रेशर रिड्यूसिंग हो सकती है, लेकिन एक्सक्यूज मी अगेन, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट इमरान खान साहब खुद ही हैं, बिकॉज वो नहीं इनके साथ बैठना चाह रहे हैं। जो एक इंडिकेशन आया था अभी एनडीयू में, एक कोई सहाफ़ियों के साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल का डायलॉग हुआ, और सुपर सीनियर किस्म के, तो उन्होंने भी ये बात कही कि व्यू ये है, जो उन्होंने अपना व्यू कहा, मगर अपेरेंटली वो ज़ाहिर है इदारे का ही वो, कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम भी इस हक़ में है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो जो पहले उनकी पोजीशन थी, ये मैं मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि इदारे का ये व्यू है। सिर्फ ये आप तो एनडीयू की बात कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो जितने भी दिफाई तज्जियाकार आजकल टीवी पर आ रहे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि सर एक डायलॉग होना चाहिए, सर कोई रवादारी होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मसला कि आपने कभी वो चाइनीज रिमोट कंट्रोल गाड़ियां खरीदी हैं बच्चों? हाँ, सही है ना। अब रिमोट कंट्रोल गाड़ी की खासियत यह है कि आप बटन दबाओ चलती है, बटन आपने दूसरा बटन दबाया वो रुक जाती है। कभी कभी ना सिग्नल नहीं जाता, कभी कभी वो गाड़ी खुद भी चलने जाती है, और कभी कभी आप उसको जितना भी चलाने की कोशिश करो वो नहीं चलती। मेरा ख्याल है ये वो गाड़ी है, बिल्कुल। तो माय पॉइंट इज कि वो चलाना चाहे, वो चाहे भी सही एस्टैब्लिशमेंट के यार कुछ तो सेटल हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये मानने वाला नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर इंस्टेबिलिटी
बढ़ेगी। अब जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक़ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी अभी इस्तीफ़े जो जमा होंगे इवेंचुअली ये देंगे इलेक्शन से, सेनेट इलेक्शन से ज़रा सा पहले, ताकि एक क्राइसिस क्रिएट हो जाए। और जो आपको वाकई लगता है कि पीपीपी सिंध की हुकूमत छोड़ेगी? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में वो इस चीज़ स्टेक्स तो सिर्फ उनकी है ना यार, मौलाना के तो स्टेक्स ही नहीं है, वो तो इंतकामी मूड में है ना, वो तो कहता है बस बिल्कुल गले काट दो। तो इस नौबत तक शायद बात ना पहुँचे, अगर ना पहुँचे तो बेहतर इस मुल्क के लिए यही होगा कि सारे मिलकर बैठें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें। अब वो सवाल यही है कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उनकी सुई एक चीज़ के ऊपर फंसी हुई है कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। सर मैं तो पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ कि कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं होने वाला। नहीं होगा, वो तो हमारे यहाँ यार भाई, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया था तो उसके अगले दिन क्या हुआ था वो आपको पता है। तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो हमारे यहाँ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम इस तरह बढ़ चुके हैं, हमारे ओपिनियंस, हमारे तमाम जो आपकी एफिलिएशंस होती हैं वो सब इस तरह बढ़ चुके हैं कि कोई किसी से वो नहीं करेगा। तो ज़ाहिर आपको एक हेडमास्टर चाहिए जो कहे कि भाईजान यार मेरा ख्याल है कि बच्चे इतने शरारती हो गए ना कि वो हेडमास्टर की भी नहीं सुन रहा है। लेकिन फिर एंड में सेल निकाल दें तो वो गाड़ी कभी नहीं चलती फिर। तो चलो ठीक है, तो खतरनाक बातें करते हैं, लेकिन चलिए एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। ये इतना एक अजीब और गरीब सा साल रहा है कि हम बहुत बड़े बड़े वाक़े और बड़े बड़े सानियों को भी भूल गए हैं। इस साल मई में पाकिस्तान PIA की परवाज़ PK 8303 कराची में क्रैश हुई और जो 98 लोग थे ऑन बोर्ड, क्रू प्लस पैसेंजर्स, उसमें से सिर्फ एक शख्स की जान बच गई। अगले माह जून में फेडरल एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब जाते हैं पार्लियामेंट और उनको एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो उस वक्त तक जो भी तफसीलात हैं अपडेट करनी थी पार्लियामेंटेरियंस को। वो तो एज सच नहीं हुआ, लेकिन फिर गुलाम सरवर साहब ने कुछ अपनी तरफ से एक सोलो फ्लाइट पकड़ी। सुनिए। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, जिसमें PIA भी है, ब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है, ये इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बोर्ड बनाया, ग्रेड 22 का ऑफिसर उसे हेड कर रहा था। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। तो ये तो कह दिया गुलाम सरवर साहब ने। इसके नतीजे में क्या हुआ मुबशिर? हाँ, ज़ाहिर है हंगामा मच गया और ये क्योंकि नेशनल एयरलाइन थी हमारी, उन्होंने कहा कि बल्क जो पायलट्स हैं वो नेशनल एयरलाइन PIA के थे, उसके अलावा सरीन और जो प्राइवेट दूसरी एयरलाइंस हैं उनके भी पायलट्स हैं। बहुत से पायलट्स ऐसे थे जो बाहर चले गए। तो जब ये रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हमने देखा कि अमेरिका की जो सिविल एविएशन की एजेंसी है उसने हमें हमारी फ़्लाइट्स को रोक दिया। यूरोपियन EASA जो है उसने हमारी फ़्लाइट्स को रोक दिया और कहा कि पहले आप ये इशू रिजॉल्व करें, क्योंकि जब आप जाली पायलट्स कहते हैं, जाली लाइसेंस वाले पायलट, तो इसका ये मतलब है कि वो पायलट्स जिनके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ बात हो रही थी एक एग्ज़ाम की। खैर उसके बाद शुरू हुई तहकीकात
और जब बोर्ड बना तो इवेंचुअली नौबत यहाँ पर आकर ख़त्म हुई कि उसमें से तकरीबन 80 पायलट्स के बारे में ये बात आई 262 में से, और जिनमें इवेंचुअली उसमें कुछ ऐसे भी थे जो मर चुके थे, कुछ ऐसे थे जो बाहर चले गए थे और इस वक्त हिस्सा नहीं थे। तो होते होते बात कोई 44-47 पायलट्स पर रह गई और PIA ने उनको जो सिविल एविएशन है उनके लाइसेंस रिवोक कर दिए, वो अब कोर्ट में चले गए। वो कोर्ट में चले गए। इससे पहले अच्छा, अब यहाँ पर एक डिबेट शुरू हुई और हमने भी इस डिबेट में हिस्सा लिया था, इनफैक्ट बाकी बहुत लोगों ने लिया था। मेरा जो इसमें व्यू था कि अगर ये बात आपको इस तरह नेशनल असेंबली के फ्लोर पर नहीं करनी चाहिए, मुझे ये पॉइंट स्कोरिंग लगी, बिकॉज इसके साथ साथ जाहिर है वो जो रवायती अंदाज होता है कि जी ये तो पिछले हुक्मरान ने किया, ये उसने किया है, जिनके साथ आप भी थे, लेकिन वो एक अलग बात है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी जानिब जो आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि नहीं, बिल्कुल यही बात मंजर आम पर लाना जरूरी है, वी हैव टू कम क्लीन, और ये जो कैंसर है इसके लिए आपको कीमोथेरेपी चाहिए, और पहले बेशक अगर PIA हर जगह बैन हो जाए, पहले पेशेंट को बेहोश भी करना जरूरी होता है। लेकिन सवाल बनता है कि ये जो डायग्नोसिस था कैंसर का, यानी ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसमें ये लिस्ट आई है, और ये मैं नहीं कह रहा, अभी आपने गुलाम सरवर साहब खुद की सुनी है कि जी ये ग्रेड 22 का अफसर बैठा था, फरवरी में इंक्वायरी हुई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये कितनी सॉलिड है? अब जैसे आपने बयान किया कि जब ये लिस्ट, अच्छा PIA ने जैसे ये हुआ, PIA ने खत लिखा सिविल एविएशन को कि सर ये लिस्ट और ये इंक्वायरी तो हमें दिखाए ना, सही बात, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा लिस्ट खत लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। फिर थोड़ी सी तू मैं भी हुई, एयर मार्शल अरशद मलिक और एयर कॉमोडोर हमदानी साहब जो उस वक्त डेप्यूटी DG थे CAA के। अच्छा, फिर इंक्वायरी भी यहाँ बैठी, फिर कमिटीज भी बैठी, और तकरीबन 70% वो पायलट्स क्लियर हो गए, लेकिन द डैमेज वाज डन। सवाल अगेन, और मीडिया में भी हम लोगों ने सवाल पूछा कि यार ये जो लिस्ट है और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये कोई हमें दिखाएगा भी सही? जब वो लिस्ट आई, नाम आए, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तान क्या दुनिया में से ही चले गए थे और कुछ और लोग थे, और ऐसा भी हुआ कि हम नाम को आपने किसी और को किसी और को आपने उसने कर दिया। मतलब रीडिंग विद एरर्स ये वो होता है कि जब आप एक फाइनल एग्जाम से आधे घंटे रात पहले ना पढ़ाई शुरू कर दें, सही बात, ये वो उस तरह, आपके पास ये उस तरह की थी। लेकिन अगेन दिस इज आवर अजम्पशन। सच क्या है, तो आप जान के ये बड़ा एक शायद हैरान हो कि कुछ पायलट्स ने कहा कि यार ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो चले गए अदालत, जैसे आपने जिक्र किया। कौन सी अदालत? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में भी गए, सिंध हाई कोर्ट में भी गए, तमाम जगह। आज वो जो एयरलाइन पायलट्स की लाइसेंस की कैंसिलेशन की केस की समाअत हो रही थी, और उसके दौरान चीफ जस्टिस अथर मिनिला ने सवाल पूछा, सिविल एविएशन के जो वकील थे उनसे सवाल पूछा कि ये जो मशहूर ज़माना लिस्ट है और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जहां से आपने ये लिस्ट बनाई है, वो कहाँ है? और क्या जवाब दिया वकील साहब ने कि सर ऐसी कोई रिपोर्ट कभी इशू ही नहीं हुई। अब आप मेरी बात पर यकीन ना करें, ठीक है, हो सकता है कि मैंने पायलट से पैसे पकड़े हुए हैं, या हो सकता है कि मेरे गुलाम सरवर साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी है। के बाद जो वकील हैं पायलट्स के, उनकी ज़बानी ही आप सुन लें कि आज अदालत में क्या हुआ है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान ज़फ़र हाशमी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये वही वकील हैं जिन्होंने उन पायलट्स का केस लड़ा जिनके लाइसेंसेस फिर सस्पेंड या कैंसिल हो गए थे, और जिस केस में आज एक फैसला भी सुनाया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हाशमी साहब। मजीद केस की तफसीलात पर बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप एक चीज़ की तस्दीक कर सकें, क्योंकि लोग शायद मेरी बात ना माने, शायद आपकी बात मान लें। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट जिसके बारे में गुलाम सरवर साहब ने पहले जून में जिक्र किया, और फिर उसके बाद ये 262 पायलट्स की भी बात हुई, और फिर उसके बाद जो तबाही आई, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या सवाल पूछा और उनको क्या जवाब मिला? जी, दावत देने का बहुत शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस ने पहले मुझसे सवाल पूछा कि ये किस्सा शुरू कहाँ से हुआ।
तो मैंने उनको ये फिर बताया कि ये 22 फरवरी 2019 का एक नोटिफिकेशन है जिससे एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनी थी ये पायलट्स लाइसेंसिंग इशू को देखने के लिए। तो जब चीफ साहब ने ये देखा कि ये नोटिफिकेशन, फिर मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा इसका रिपोर्ट किधर है। तो मैंने फिर उनको अंग्रेजी में कहा कि योर ऑनर, अगर ये रिपोर्ट, इफ आई हैड दिस रिपोर्ट आई वुडंट बी हियर। ये रिपोर्ट कभी हमें दिया नहीं गया, ये रिपोर्ट कभी हमें पता नहीं चला ये कहाँ है। मैंने कहा कि एज फार एज आई नो ये शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मैंने वैसी एक रिटोरिकल तंजिया अंदाज में हल्का सा कहा था। तो फिर उन्होंने पूछा मेरे मुखालिफ काउंसिल को, तो शुरू में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को हम ला देंगे, लेकिन फिर जब उनको प्रेस किया मजीद तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट एक्चुअली है नहीं, ये जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी है इन्होंने सिर्फ 262 की लिस्ट निकाली और इन्होंने और एज सच कोई प्रॉपर रिपोर्ट शाया नहीं की। बहुत खूब। हाँ। बहुत खूब, मतलब कि जो रिपोर्ट जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक लिस्ट है हमारे पास 262 लोगों की जिसमें से 70% वैसे ही क्लियर हो गए और कुछ जैसे आपने कहा अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, अब हाशमी साहब अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि केस का नतीजा क्या निकला और क्या आर्ग्यूमेंट थी आपकी और आपके क्लाइंट्स की? जी, हमारा बेसिक जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये है कि हमारा मामला चल रहा था यही, इस नोटिफिकेशन के बाद हमें शो कॉज नोटिस मिले हमारे क्लाइंट्स को, और इसके बाद इनका इनकी हीयरिंग हुई और फिर जाकर इनका लाइसेंस जुलाई में कैंसिल हुआ। एंड दिस वाज ओवर अ पीरियड 1.5 साल के पीरियड के थ्रू ये हुआ। ये मामला जो कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर होना चाहिए, चले 30 दिन नहीं तो चले 90 दिन में हो जाए, लेकिन इन्होंने इसमें कोई 1.5-2 साल लगाए और अभी भी अब दिसंबर हो गया तो इट्स मोर देन 2 years नाउ कि इनका ये मामला इस तरह से पेंडिंग है। तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो सारा काम हुआ है, एक तो पहला ये क्योंकि जो सेक्रेटरी एविएशन थे वो होल्ड करे थे एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और गैर कानूनी है। तो मेनली इस ग्राउंड पर और कुछ और लीगल ग्राउंड्स थे, उनके बेसिस पर उनने इनके कैंसिलेशन ऑर्डर सेटिसाइड किए और जो अभी ये नए डीजीसीए अपॉइंट हुए उनके पास भेजा गया है ताकि वो इसका एक फ्रेश फैसला करें। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हमने आर्ग्यू की थी, वो ये है कि अमेरिका में एक्चुअली एट दिस वेरी टाइम there are more than 6,500 dubious pilots licenses। और ये मामला फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का आप कहते हैं CAA है, उन्होंने 15 जुलाई 2020 के एक फैसला उन्होंने शाया किया जिसमें कि उन्होंने ये कहा है, ये इंकशाफ किया है कि जी ये जो ओवर 6,500 पायलट्स हैं, अमेरिकन पायलट्स, लाइसेंस्ड अमेरिकन पायलट्स, इनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में there are some discrepancies and this was based on one instructor जो बहुत ज़्यादा लोगों को जिन्होंने who examined lot of people, और उस बंदे ने जो है काफ़ी लोगों को गलत पास किया। अब अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को वो कांग्रेस वगैरह में नहीं लाया, उन्होंने शायद बेहतर एक इक़दाम लिया और थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको रिजॉल्व किया। उन्होंने इन लोगों को री एग्जामिन किया। उन्होंने कहा जी देखें ये तो रेगुलेटर, ये तो हमारी गलती है एज रेगुलेटर्स कि हमने इस चीज को देखा नहीं, हमने उस इंस्ट्रक्टर को नहीं देखा जो लोगों को गलत पास कर रहा था। तो हमने भी कहा कि जी देखें शायद अगर ये नए डीजी के पास जा रहा है, परहैप्स ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक बेहतर तरीका है इसको इस सारे मामले को रिजॉल्व करने का, कि अगर किसी पर शक है, वो शक गलत हो सही हो, उस शक को दूर करने का यही है कि जो भी है उसको देन उसको आप रेक्टिफाई कर लें। And that way livelihoods are not lost, that way the matter does not go to this extent। तो हमारे यहाँ जो जीशान साहब हुआ है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने किया है ये प्रोसीजर जो था कि वो इम्तिहान में नहीं बैठे, किसी और को बिठाया, इन चीज़ों में सदाकत है? देखिए ये जो है इसमें वो आज तक, अब ये जनवरी 2019 से लेकर अब हम दिसंबर 2020 में बैठे हैं, आज तक हम कोई प्रूफ नहीं ला सके ये कहने के लिए कि ये इस तरह टू प्रूव दीज एलिगेशंस। ना बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठा है, उसका रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने शो कॉज नोटिस दिए हैं, उसमें भी कोई वो प्रूफ नहीं है। तो जब कोई आपको कहता है कि जी आपने ये किया है, आप मैक्सिमम उनको ये कह सकते हैं कि जी देखिए मैंने तो जो आप कह रहे हैं मैंने नहीं किया, ये रिजल्ट कार्ड आपने मुझे इशू किया है। अब मुझे कोई पूछे कि जी आपने LLB किया है, तो मेरे पास अपना LLB का डिग्री है, मैक्सिमम उनको ये दिखा सकता हूँ, ये पायलट रिजल्ट कार्ड दिखा सकते हैं। अगर इस इंकशाफ में कोई सच्चाई है भी कुछ पायलट्स के हद तक, तो और कुछ में नहीं है, आप प्रूव नहीं कर सकते, then the easiest thing to do was you demand that they be re-examined।
ठीक है, ये शायद जीशान हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से पहले ये बता दूं कि टोटल जो 18 पायलट्स की लाइसेंस से जिनके बारे में कहा जा रहा है वो सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा था। तो जितने ऊपर से आए हैं वो जाहिर है मिनिस्टर साहब ने अपने तौर पर ले आए और शायद उनको तवज्जो हटानी थी उस PIA क्रैश से। बहरहाल इस मामले में गुफ्तगू जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पायलट्स के इशू पर, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर के बकौल जाली पायलट्स थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को ही कलअदम करार दे दिया कि जिसने अपेरेंटली ये लिस्ट मुरतब की थी। हमारे साथ जीशान हाशमी मौजूद हैं, पायलट्स के वकील हैं। जीशान, ये जो कोर्ट ने किया है कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को ही कलअदम करार दे दिया है, तो इस केस का आगे क्या आपको लगता है आउटकम? जी, जो इस जजमेंट्स होती हैं वो इस तरह की इनकी 2 किस्म की जजमेंट्स होती हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एक जजमेंट है कि मेरे क्लाइंट्स को, तो जो मेरे पिटिशनर थे उनको तो अफेक्ट करता है कि उनका अब मामला विल बी टेकन अप बाय द न्यू DG। जो अब ये बाकी जो पायलट्स हैं, इसका वील हैव टू सी कि डिटेल जजमेंट के अंदर अथर मिल्ला साहब क्या कहते हैं, वो उसके अंदर किस हद तक जो है इसको एक वाइड रेंजिंग इफेक्ट होगा। लेकिन जरूर अगर, क्योंकि उन्होंने कहा था आज कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी है, तो ये जितने भी अफेक्टेड पायलट्स हैं उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ तो इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया जीशान, हमसे बात करें। अच्छा, इसमें हमारे साथ क्या हुआ? PIA ऑलरेडी कोरोना की वजह से एयरलाइंस का बहुत लॉस हुआ। हमारे जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे टुवर्ड्स यूरोप, वो लंदन, बर्मिंघम, आपके मैनचेस्टर, मिलान, कोपेनहेगन, ओस्लो, और ये जो है आपका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो PIA का आ रहा था वो इन फ्लाइट से आ रहा था। अब ये ऐसा की स्टेटमेंट पहले आई थी जब उन्होंने सस्पेंड किया, फिर हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब इसको रिकंसिडर करें। अभी हाल ही में उनका लेटर आया कि जनाब हम नहीं कर सकते, ना ही हम आपके ऑडिट के लिए आ सकते हैं जब तक आप ये मसला सॉल्व नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आप चाह रहे थे कि मैं शोबाजी करूं। बिल्कुल, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, यही हो रहा है इन सबके साथ कि इनको समझ नहीं आती कि गवर्नेंस और पॉपुलिज्म में फ़र्क किया है। इनका काम होता है कि आया, एक जुमला मारा आपने, अच्छा सबने किया, वाह वाह वाह, बिल्कुल सर, ये जो PIA को तबाह बर्बाद किया वो बिल्कुल किया है, और अब ये सब सेट हो जाएगा, चीजें सामने आएंगी, फिर सब लोग भूल जाते हैं, वो दूसरी डुगडुगी के आवाज के पीछे चले जाते हैं ना, लाइक छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नुकसान जो हुआ है इसका जवाब कौन देगा? ये कौन पूरा करेगा? इन्होंने तो कभी नहीं करना, ना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई भी कहेगा। हालांकि खान साहब ने खुद कहा है कि जी अब तबादला नहीं, आप नौकरी से बाहर होंगे अगर आपने मिस परफॉर्मेंस की। जाहिर है कि कोई इस्तीफे की बात तो नहीं करेगा, क्योंकि इस्तीफे की बात उस वक्त अच्छी लगती है जब आप अपोजिशन में होते हैं, हुकूमत किसी और में होती है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर हर एक चीज सिस्टम का फेलियर है, चाहे आपने PIA को गिरा दिया या आपके अस्पताल में 6 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, वो सिस्टम का फेलियर है, वो हमारा फेलियर हरगिज हो नहीं सकता। लेकिन नतीजा ये निकलता है और हम आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे याद है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कहाँ हैं, क्योंकि जब इस पर बात की थी और बहुत लोगों ने बात की थी तो एक तूफान आया था बदतमीजी का कि सर आप हैं करप्ट माफियाज के साथ और आप चाहते ही नहीं है कि बेहतरी हो, लिफाफे पकड़े, और अब पकड़े होंगे यार। अब जिस लिस्ट थी 262 की, जिसकी वजह से PIA खत्म हो गया पूरी दुनिया में, जो थोड़ा बहुत लाइफ सपोर्ट में था वो भी निकल गया। वो जिस इंक्वायरी रिपोर्ट से आई थी वो इंक्वायरी रिपोर्ट ही नहीं है। कोई अकाउंटेबल होगा? बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हैं ना सर, आज खान साहब के अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हैं, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? इंटरैक्ट किया सहाफ़ियों के साथ, तो उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि हाँ हमारी गलती थी कि हम टाइम पर IMF के पास नहीं गए, और उस वक्त आपको पता है लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए कि जो आपको फौरी तौर पर वो जो लोग चिल्ला रहे थे ना, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान भिखारी रहे। बिल्कुल सही, आपको आपको ये भी याद होगा ना, और कोई खुदकुशी ना करे। बस आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।